हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फ्यूचर इम्पैक्ट लर्निंग में। मैं मनीष ठाकुर और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर में दो ध्रुवीयता का अंत करके अभी आए हैं, उसके बाद ही सेकेंड चैप्टर हमारा सत्ता का नए केंद्र। तो स्टोरी ये है कि जब दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, पतन हुआ, तो उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा और एक ध्रुवीय विश्व में हमें अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है। ऐसे में जब कोई देश या देशों का गठबंधन अमेरिका को नहीं हरा सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो ऐसे में अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा और कई मामलों में अमेरिका ने अपने वर्चस्व का, अपनी पावर का गलत उपयोग किया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सत्ता के ऐसे केंद्र हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को सीमित करते हैं या सीमित करने का प्रयास करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो 1990 के दशक की शुरुआत में दो ध्रुवीयता के समाप्त होने के बाद यह माना जाने लगा कि विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र अमेरिकी वर्चस्व या प्रभुत्व को सीमित करेंगे या करने का प्रयास करेंगे। वही बात है कि जब एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, तो अमेरिका को इस बात का घमंड हो गया कि भाई मेरा तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, पूरे विश्व में मेरा ही वर्चस्व है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो ऐसे में कई मामलों में अमेरिका ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इराकी फ्रीडम इसका एग्जाम्पल है और आतंकवादियों के खिलाफ भी उसने कई सारे अभियान चलाए हैं। तो ऐसे में अमेरिका की पावर का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए या उसके वर्चस्व के प्रभुत्व को सीमित करने के लिए या समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के कुछ नए केंद्र उभर कर आ रहे हैं, जिनमें से हम जो भी संगठन है या जो देश हैं उनकी चर्चा इस चैप्टर में हम करेंगे। तो बेसिकली जो चैप्टर का सिलेबस है उसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक तो संगठन में और एक देश में। तो 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर को, जिसमें संगठन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है यूरोपीय संघ। पिछले साल के एग्ज़ाम में जो CBSE एग्ज़ाम, उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली यूरोपीय संघ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आसियान का टॉपिक आता है हमारा शार्क। तो पिछले साल या कोरोना से पहले दक्षेश जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में नहीं होता था। ये 5वें चैप्टर का टॉपिक है शार्क। दक्षिण एशिया के देशों का गठबंधन है ये शार्क, दक्षेश, लेकिन इसको इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद ये ब्रिक्स हमारा टॉपिक है और देशों में सबसे रशिया आता है, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो ये जो देश हैं ये सत्ता के नए केंद्र बन के उभर रहे हैं, अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देते हैं, मुकाबला करते हैं उसका, या उसकी पावर को सीमित करने का प्रयास करते हैं। और ये संगठन है जो अमेरिकी पावर को सीमित करते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम संगठन से शुरुआत करेंगे और यूरोपीय संघ से इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है, इसको मैप में देख लेते हैं ताकि जब पढ़ें तो एक इमेज दिमाग में बनी रहे। तो ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका है ये, यहाँ पे एशिया है ये, तो एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के उत्तर में ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप के देशों का संगठन है यूरोपीय संघ। तो वर्तमान में इसमें 27 देश हैं। तो यूरोपीय संघ है क्या? तो यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ठीक ना। पहले इसमें 28 देश थे। 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। कैसे अलग हो गया और क्यों अलग हो गया, ये आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ठीक है। यह आर्थिक और राजनीतिक मंच कैसे है ये हम स्टेप्स में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन कौन सी घटना ने यूरोपीय संघ के अस्तित्व को बढ़ावा दिया, मतलब किस प्रकार यूरोपीय संघ जो अस्तित्व में आया, वो कौन सी परिस्थितियाँ जिसकी वजह से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1940 से 1918 और दूसरा 39 to 45, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस दौरान यूरोपी
अखाड़ा बना है लड़ाई का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी अखाड़ा यूरोपी बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अखाड़ा जो है ये हमारा यूरोप बना। तो इस विश्व युद्धों के कारण यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन चली गई थी, इतनी चरमरा गई, तहस नहस हो गई कि उनका उठ पाना एकदम मुश्किल सा हो गया। जो उनकी विचारधाराएं थी डेवलपमेंट को लेकर के या जो भी व्यापार की नीतियां हैं वो सब तहस नहस हो गई, वो धरी की धरी रह गई उनकी नीतियाँ, वो किसी काम नहीं आई। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना नुकसान हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी डबल था, ठीक है, सोच से परे। तो ऐसे में किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया, किस प्रकार से उन्होंने विकास किया और वो कौन से कदम हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो उसमें यूरोप जो दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था, जिसके कारण यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो जितना नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था उससे ज़्यादा नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, और ये जो लड़ाई का अखाड़ा है वो यूरोप ही था, और जिसकी वजह से यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो ये देखी जाए तो ये पहली चुनौती है। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यूरोप के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना, पुनर्निर्माण करना। दूसरी समस्या क्या है, इस दौरान यूरोप के लगभग सभी देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे और एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। तो आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर मोस्टली छोटी छोटी कंट्रियाँ ही आती हैं। तो ये आपस में बट गए और एक दूसरे के शत्रु बन गए, ये दूसरी चुनौती थी इनके सामने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के देशों ने ये सोचा कि अगर हम आपस में ऐसे लड़ते रहे तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा और दूसरे बाहरी शक्तियाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। तो ऐसे में हमें एक दूसरे की जो शत्रुता है, एक दूसरे को लेकर के नाराज़गी है, उसको दूर करना होगा। हमारे आपस में जो विवाद हैं उसको सहयोग से सुलझाना होगा, ठीक है। तो दो चुनौतियाँ मैंने लिखी हैं, पहली वही अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की थी और दूसरी यूरोप के देशों के मध्य शत्रुता को ख़त्म करना था कैसे भी। तो शत्रुता को ख़त्म किया गया स्टेप बाय स्टेप और आखिर में जाकर के यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यह महसूस किया गया कि उन्हें एक ऐसी राजनीतिक संरचना का विकास करना चाहिए जिसमें यूरोप के अधिकांश देश शामिल हो और भविष्य में दोबारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। तो यूरोपीय संघ की जो विचारधारा है या जो उनको बनाने का प्रोसेस था यूरोपीय संघ को, वो जो सोच है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू हो गई थी। क्योंकि उनके सामने जो चुनौती थी वो इससे निपटना चाहते थे। तो उनको ऐसा लगा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए, ऐसी संरचना होनी चाहिए जिसमें हम सब यूरोप के सारे देश शामिल हो और भविष्य में ये घटना दोबारा ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस प्रकार यूरोप के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और उन कदमों की चर्चा कीजिए जिस प्रकार यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि पहली चुनौती थी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की, सुधार करना था, और वो ये भी चाहते थे कि हम आपसी शत्रुता को ख़त्म कर दें। तो ये जो नाराज़गी है, वाद विवाद है, इसको दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए वो ही कदम है जिसके बाद यूरोपीय संघ की आखिरी में जाकर के स्थापना हुई। तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों की सहायता की गई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। तो अमेरिका के एक मंत्री हैं जिनकी वजह से एक योजना तैयार की गई, मार्शल योजना बोलते हैं उसको। तो इस मार्शल योजना के तहत ही यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए मदद की गई। पहला पॉइंट हमारा यही है, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो एक मार्क्स में पूछ लेते हैं मार्शल योजना क्या है। अभी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में, तो उसमें भी क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का मार्शल योजना के ऊपर। तो मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद की गई। इसके बाद जो अगला कदम उठाया गया अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, वो था 1948 में।
मार्शल योजना के तहत ही एक और संगठन का निर्माण हुआ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बोलते हैं। और इस स्थापना के बाद क्या हुआ, इस संगठन का उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद करना। तो आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना था, मदद करना था, ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो, अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। ठीक है। उसके बाद जो अगला कदम उठाया गया वो है 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके जरिए राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। अभी क्या हो रहा था, 49 से पहले आर्थिक क्षेत्र में सहयोग दिया जा रहा था, आर्थिक क्षेत्र में मदद की जा रही थी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए। अब क्या हो रहा है, यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया गया, राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की शुरुआत की गई। आप एक बात और देखेंगे, जैसे कि 1949 में हमारा नाटो भी बना है। ठीक है। तो नाटो में कौन देश से शामिल थे, वो पश्चिमी यूरोप के देश ही नाटो में शामिल थे। और नाटो किसका गठबंधन है, अमेरिका का गठबंधन है। अमेरिका ने ही मार्शल योजना चलाई थी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था निर्माण के लिए, और मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया, यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। अगला कदम उठाया गया 1957 में। 57 में क्या हुआ, 6 देशों के द्वारा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 6 देशों ने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए। और इस रोम संधि के माध्यम से 2 समुदायों की स्थापना हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और दूसरा समुदाय हमारा यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय। तो कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए संधि पर और उन्होंने अपना एक खुद का समुदाय बना लिया आपस में आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। और जो देश परमाणु संपन्न देश थे उन्होंने भी अपना एक समुदाय बना लिया, यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय। तो एटॉमिक ऊर्जा का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी होता है और ऊर्जा के लिए भी होता है, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद जो अगला कदम उठाया गया वो 79 में उठाया गया, 1979 में, और यूरोपीय संसद का गठन किया गया। अभी हमने ऊपर देखा ना, यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी, राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग को देना शुरू हुआ था। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में जो अगला कदम उठाया गया वो 79 में उठाया गया, यूरोपीय संसद का गठन किया गया और चुनाव हुए, जिसके पश्चात यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो यूरोप के देशों का एक खुद का संसद, हर देश का तो अपना होता ही है, यूरोपीय संघ या जो ग्रुप बना हुआ है सभी देशों का, उनकी एक खुद की संसद, और उसका चुनाव हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो उसके पश्चात यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। अगला पॉइंट है 1985 में सांगेन संधि हुई। इसके जरिए क्या हुआ कि सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। मतलब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने आपस में जो सीमा नियंत्रण है वो समाप्त कर दिया। मतलब बिना पासपोर्ट के आप यूरोप में किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं कंट्रीज़ में जो इसकी सदस्य हैं। तो सांगेन संधि के जरिए सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, जिसके पश्चात सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों का एक दूसरे के राष्ट्र में बगैर पासपोर्ट के आना जाना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है जो एकता को बढ़ावा देती है और शत्रुता को भुला करके मित्रता की ओर बढ़ते हैं। 1992 में आखिरी स्टेप, यूरोपीय समुदाय के मध्य maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके पश्चात यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। फाइनली इतने सारे स्टेप्स के बाद 1992 में maastricht संधि हुई। ये maastricht संधि कहाँ हुई, नीदरलैंड में। नीदरलैंड का शहर है maastricht, वहाँ पर संधि हुई है और उसके पश्चात यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो 1992 में हस्ताक्षर हुए, लेकिन 1 नवंबर 1993 1993 में जाकर के ये प्रभावी हुआ। तो ये स्टेप्स हैं, एक बार देख लो। पहला स्टेप जो था मार्शल योजना का था। मार्शल योजना कब चलाई गई थी, 1945 में। उसके बाद सेकंड स्टेप 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है और पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की जाती है। अगला स्टेप 1949 में
यूरोपीय परिषद की स्थापना होती है और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद 57 में 6 देशों के द्वारा रोम संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और 2 समुदाय की स्थापना होती है, EEC और EAEC। उसके बाद 79 में यूरोपीय संसद का गठन होता है, चुनाव होते हैं और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। मतलब जो क्षेत्र अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में ना बढ़ावा देकर के आर्थिक में दिया जा रहा था, अब यूरोपीय संसद की स्थापना के पश्चात इस संगठन ने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। उसके बाद 1985 में सांघिक संधि होती है और सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया जाता है और आखिरी में 1992 में maastricht संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है और 1993 से प्रभावी। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि कैसे यूरोपीय संघ अमेरिकी वर्चस्व को सीमित करने के लिए सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। या इसका अल्टरनेट क्वेश्चन, कौन सी बातें यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाती है, वर्णन करें। और एक और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, उन आर्थिक और राजनीतिक विषयों की चर्चा कीजिए जो यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाती है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन तीनों ही क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। तो जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई तो उसके पश्चात यूरोपीय संघ ने अपना खुद का एक झंडा बनाया, उनका खुद का एक राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है और खुद की मुद्रा है यूरो। तो ये सारी चीज़ें किसी एक देश की होती हैं, लेकिन यूरोपीय संघ तो एक संगठन है, एक संगठन होने के बावजूद भी वो एक देश की तरह काम करता है, मतलब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है वो। तो कौन सी बात है जो यह सिद्ध करती है कि यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है, तो वो ये है कि उसका अपना झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है और अपनी खुद की मुद्रा है। दूसरा पॉइंट है उसका कि यूरोपीय देशों ने अपनी शत्रुता को बुलाते हुए एक साझा विदेश और सुरक्षा नीति बनाई। मतलब हर कंट्री की अपनी खुद की एक नीति तो होती है, लेकिन एक संगठन होने के साथ ही जितने भी देश उसके सदस्य बने यूरोपीय संघ के, उन सभी देशों की एक ही विदेश नीति है और एक ही सुरक्षा नीति है। उसके बाद ये टॉपिक है कि 2013 का डाटा है, रिपोर्ट है, जो बताती है कि 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये। अगर अमेरिका की कंपैरिजन किया जाए यूरोपीय संघ का, तो उसके मुकाबले ज़्यादा है ये, 17 ट्रिलियन और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। कितना परसेंट? विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 31% योगदान देता है यूरोपीय संघ। तो उसके वर्चस्व को सीमित तो करता ही है ये बातें सिद्ध करती हैं। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, उसकी वैल्यू भी डॉलर से ज़्यादा है। जैसे 1 यूरो में 87 इंडियन रुपी में और 1 डॉलर में 82 इंडियन रुपी। तो यूरो ज़्यादा है डॉलर से, परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अगला, यूरोपीय यूनियन के कई सदस्य यूएनओ में स्थायी व अस्थायी सदस्यता रखते हैं, जिस कारण वह संयुक्त राष्ट्र के फैसलों और नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम है। हम देखते हैं कि यूएनओ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या उनके मुख्यालय अमेरिका में हैं और उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी अमेरिका के ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यूएनओ के फैसलों में अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिका का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इसके अगर कंपैरिजन किया जाए यूरोपीय संघ से, तो यूरोपीय संघ के भी कई सारे सदस्य हैं जो यूएनओ के अंदर स्थायी और अस्थायी सदस्यता रखते हैं, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन जो कि स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो ऐसे में जब भी यूएनओ का कोई फैसला होता है तो यूरोपीय संघ उसके फैसले को प्रभावित करता है या प्रभावित करने में सक्षम है। यूरोपीय संघ मानव अधिकारों के मुद्दों के संबंध में चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने में सक्षम है। तो चीन भी है जो एक उभरता हुआ महाशक्ति है और ये अमेरिका को, रशिया को टक्कर देता है। ऐसे में यूरोपीय संघ भी चीन जैसे देश में दबाव बना के रखता है मानव अधिकारों के मुद्दों के संबंध में। उसके बाद यूरोपीय संघ की जो सेना है वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है, एक संयुक्त सेना के तौर पे, एक कंट्री के तौर पे नहीं, मतलब संगठन है तो संयुक्त सेना के तौर पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उसके बाद यूरोपीय संघ अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में उन्नत है।
टेक्नोलॉजी के मामले में। अब इसमें आपको पॉइंट छांटने पड़ेंगे कि कौन से आर्थिक में आते हैं, कौन से राजनीति में, ये देख लेना। उसके बाद ये तारीफ़ तो कर दी, लेकिन हर किसी में थोड़ी बहुत बुराई होती है, तो इसके अंदर भी थी। तो एक प्रभावशाली संगठन होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन की अपनी सीमाएं हैं, स्पष्ट करें सीमाएं क्या हैं, किन आधारों पर यूरोपीय संघ की आलोचना की जाती है। इसका अल्टरनेट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है या कैसे भी आ सकता है। तो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इसकी आलोचना होती है या थोड़ी सी सीमा लगती है इस पर। तो इसने अपना झंडा बनाया, राष्ट्रीय गान बनाया, स्थापना दिवस बनाया, अपनी मुद्रा बनाई, सब कुछ बना लिया। लास्ट में इसने खुद का एक संविधान बनाने की कोशिश की जो कि असफल रही, और ये इसने 2003 में कोशिश की थी अपना खुद का संविधान बनाने की, साझा संविधान, जो कि असफल रही, जिसकी वजह से इसकी आलोचना होती है या इसकी सीमा कह सकते हैं आप। दूसरा मुद्दा है कि हमने देखा कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश है उनकी एक साझा विदेश और सुरक्षा नीति होती है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि इनके सदस्य देशों की जो साझा विदेश नीति है एक दूसरे के विपरीत होती है, अलग होती है। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है इराक पर अमेरिकी आक्रमण के संबंध में। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने तो अमेरिका के साथ दिया था, लेकिन फ्रांस ने और जर्मनी ने इस फैसले का विरोध किया था। तो इराकी आक्रमण के समय साझा विदेश नीति नहीं देखी गई, बल्कि एक दूसरे के विपरीत देखी गई, जो एक आलोचना का विषय है। उसके बाद यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं एक सामान्य मुद्रा को नहीं मानते, नहीं अपनाया उन्होंने। मोस्टली कंट्री में यूरो तो चलता है, लेकिन कुछ कंट्रियों में अलग अलग भी है। तो यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 19 सदस्य जो है यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं, जबकि 9 नहीं करते। तो ये भी इसकी एक सीमा है, आलोचना का टॉपिक है। लास्ट में 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है। तो जब इसमें इतनी खासियत है, इतनी विशेषता या इतना प्रभावशाली संगठन है, तो किस वजह से ब्रिटेन जैसा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया, ये भी एक आलोचना है। और यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य नाटो के भी सदस्य हैं, जिस कारण अमेरिकी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये इसकी एक सीमा है। तो 1949 में जब नाटो गठबंधन का निर्माण हुआ तो उसमें पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। उसके बाद ये कुछ आलोचना इसकी रही, 5 पॉइंट। उसके बाद कुछ नोट का है कि ब्रिटेन अलग कैसे हुआ यूरोपीय संघ से। तो ब्रिटेन ने 2016 में यूरोपीय संघ से ब्रेक एग्जिट के लिए जनमत संग्रह करवाया था। ब्रेक एग्जिट मतलब उससे निकलने के लिए। तो जनता से मत लिया गया कि वो क्या चाहती है, यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहती है कि यूरोपीय संघ से अलग होना चाहती है। तो सब ने यूरोपीय संघ को त्यागने के पक्ष में मतदान दिया। सब चाहते थे कि यूरोपीय संघ से अलग हो जाए, क्योंकि अगर मैप में भी देखा जाए तो ब्रिटेन यहाँ पर है, जो कि एक चारों तरफ पानी से लगता है, और बाकी के देश तो सीमा टच करते हैं। तो वो बेनिफिट ब्रिटेन को नहीं मिल पाता जो अदर कंट्रीज़ को मिल पाता है। शायद इसी वजह से वहाँ की जनता यूरोपीय संघ से अलग होना चाहती थी। तो ये जो जनमत संग्रह हुआ, ये फैसला जो हुआ ब्रेक एग्जिट का, यूरोपीय संघ से अलग होने का, ये 1 फरवरी 2020 तक जाकर के पूरा हुआ और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। दूसरा, वर्तमान में यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश हैं। 28वां देश जो है क्रोएशिया है, जो 2013 में शामिल हुआ था। ठीक है, लेकिन 28 नहीं, अब 27 रह गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन अलग हो गया 2020 में। ठीक है, तो लास्ट हमारा यूरोपीय संघ का झंडा बचा है, जो 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ये इसका फ्लैग है, इसमें 12 सितारे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 सितारे हैं सोने के रंग के, वो किसका प्रतीक हैं? सोने के रंग के सितारों का घेरा जो है यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। झंडे में 12 सितारे हैं जो
वहाँ पे परंपरा है यूरोप में जो 12 सितारे शुभ मानते हैं, तो वो जो 12 सितारे हैं पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये मार्क्स में पूछते हैं ये। तो यूरोपीय संघ का टॉपिक था ये इतना बड़ा, जिसमें पहला था कि वो कौन से कदम है जिसके पश्चात यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। दूसरा टॉपिक था हमारा कि क्या बातें हैं जो यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाती है, मतलब इसकी खासियत बतानी थी कि कैसे ये एक सत्ता का नया केंद्र है और कैसे अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देता है। उसके बाद कि इतना प्रभावशाली होने के बावजूद भी इसकी अपनी एक सीमाएं हैं, इसकी आलोचना होती है, तो किस आधारों पर इसकी आलोचना होती है। तो आलोचना में एक बात और है जो बताई नहीं मैंने कि डेनमार्क और स्वीडन ऐसे देश थे जिन्होंने शुरुआत में maastricht संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो एक आलोचना का मुद्दा है, लेकिन बाद में हो गए थे इसलिए मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कैसे अलग हुआ, जनमत संग्रह करवाया गया, 2016 में प्रोसेस शुरू होता है, 2020 में जाके ख़त्म होता है। और यूरोपीय संघ का झंडा, मैप में कंट्रीज़ हैं कि कौन कौन है जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो जैसे कि ये ऑरेंज कलर में है, यूनाइटेड किंगडम हैज़ लेफ्ट द EU इन 2020, तो ब्रिटेन अलग हो गया और बाकी के जो ब्लू में है ये यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। हो सकता है मैप में आपसे पूछ लें, 1-2 मार्क्स में पूछ ले वर्तमान में यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों का नाम बताओ, तो इसलिए बता पाओगे आप, मैप देख लेना। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम आसियान का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय।